नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे क्लास 11th यूपी बोर्ड की, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग की बात कर रहे थे और इसमें हम लोग प्रीफर कर रहे हैं आरसी अग्रवाल की किताब को। और किताब इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हो, जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। और यहाँ पर आपको लिखा होगा लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th SBPT पब्लिशिंग हाउस, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग जाकर के वहाँ पे खरीद लोगे। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे बट्टा को, यानी डिस्काउंट को। उसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट बचेंगे उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन बेसिकली हम लोग डिस्काउंट को समझने वाले हैं। डिस्काउंट में कौन कौन सी बातें होती हैं सुनिएगा। आप लोग जब सॉल्व करोगे जर्नल एंट्रीज को या फिर आगे आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो डिस्काउंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से याद करोगे, समझोगे, जानोगे और इसके साथ साथ मैं जो भी बातें होंगी उसको आगे बताता चलूंगा। कहा गया है कि बट्टा, छूट, कटौती या अपहार चारों नाम एक ही हैं। चारों में से कोई नाम होगा, आप लोग एक ही कंसीडर करोगे। यहाँ पे कहा गया है कि व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त राशि में की गई कमी, यानी जो भी राशि मुझे प्राप्त हो रही है। मान लीजिए मेरे पास कोई आदमी आता है, सामान खरीदता है 500 रुपये का, ठीक है, तो उसने मुझसे 500 रुपये का सामान खरीदा। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे पुराने परिचय के आदमी हो, तुमको 20 रुपये छूट कर दिया, जाओ तुम 20 रुपये मुझे कम ही देना। अब वो क्या किया, मुझे 20 रुपये कम दिया, यानी 480 रुपये दिया। तो जो भी वह कमी होगी उस कमी को बट्टा कहा जाएगा, छूट कहा जाएगा, कटौती कहा जाएगा या फिर अपहार कहा जाएगा। और यह कमी दो प्रकार की होती है। फिर से कहता हूँ कि व्यापारी के द्वारा किसी भी वस्तु की बिक्री पर मिलने वाले राशि में से की गई कमी ही बट्टा, छूट या कटौती कहलाती है। इसको आप लोग अपनी बुक में, अपनी कॉपीज में लिख लोगे। यह दो प्रकार की होती है, व्यापारिक बट्टा या कटौती तथा रोकड़ बट्टा या कटौती। व्यापारिक बट्टे को हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, और आगे हम लोग रोकड़ बट्टे को कहते हैं कैश डिस्काउंट। दोनों क्या क्या होता है अलग अलग पॉइंट में समझिए। ग्राहकों को माल के विक्रय पर माल के अंकित मूल्य में की गई कमी, यानी मान लीजिए कोई भी सामान खरीदा, उस सामान को खरीदने में उस सामान पे जो भी मूल्य अंकित है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक किताब है, ठीक है ना, मेरे पास एक किताब है आचार्य प्रशांत जी की, ठीक है, ये किताब है आचार्य प्रशांत जी की, लिखा है लिखनी है नई कहानी युवाओं के संग संवाद, ठीक है। और इस किताब पे प्राइस लिखा गया है, देखिए 450 रुपये। कितना लिखा गया है, 450 रुपये सहयोग राशि लिखी गई है, ठीक है। तो ये जो 450 रुपये लिखी गई है, यह प्राइस कही जाती है अंकित मूल्य। इसी को हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य, क्योंकि यही मूल्य इस पुस्तक पर अंकित किया गया है, ठीक है। आगे भी आएगा एग्जाम्पल तो मैं समझाऊंगा। तो आगे कहा गया कि ग्राहकों को माल के विक्रय पर माल के अंकित मूल्य में की गई कमी, और जो यहाँ पर 450 रुपये लिखा गया है, अगर मुझे इसमें से कुछ पैसे कम हो जाते हैं, व्यापारिक बट्टा या कटौती कहलाती है। तो मैं उसको कहूँगा कि ये मुझे क्या मिला, व्यापारिक बट्टा मिला, ठीक है। व्यापारिक कटौती नगद एवं उधार विक्रय दोनों पर प्रदान की जाती हैं। अब जो हमारे पास व्यापारिक कटौती होती है, यह नगद खरीदने पर या उधार खरीदने पर दोनों भी कंडीशन में हमें मिल जाता है। जो मैंने आपको यह किताब दिखाई, यह बहुत ही अच्छी किताब है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं कोई भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलिए। दूसरा है रोकड़ बट्टा या कटौती, यानी कैश डिस्काउंट। वस्तु के क्रय मूल्य का भुगतान निश्चित अवधि के पूर्व होने पर क्रय मूल्य यानी वीचक मूल्य में प्रदान की गई छूट रोकड़ बट्टा या कटौती कहलाती है। ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए मैंने यह किताब किसी दुकान से खरीदी, ठीक है ना, और इस पे प्राइस लिखा हुआ है 450 रुपये, और मैंने कहा भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं इसको लेके जाता हूँ। तो दुकानदार अगर मुझे ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक बट्टा देना होगा
तो मुझे इसी समय दे देगा। मान लीजिए मुझे दुकानदार ने कहा कि आपके लिए मैं 100 रुपये व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट दे देता हूँ, यानी ये मुझे किताब 350 की पड़ रही है। बात समझ में आई? हालांकि इसका दाम इतना होता नहीं है एक्चुअल में, तो मुझे 350 का पड़ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए भाई साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं आपको 10 दिन में 5 दिन में कुछ पैसे पूरे पैसे वापस कर दूंगा। मैं 10 दिन बाद गया और मैंने कहा कि आपके पैसे बाकी थे, मैं वही देने आया हूँ। और फिर मैंने कहा कि क्या 350 रुपये पूरा लेंगे? उसने कहा नहीं, आप तो मेरे पुराने परिचय वाले हैं, काम करिए आप मुझे 300 ही दे दीजिए। तो पेमेंट करने के टाइम पे जो उसने मुझे 50 रुपये का छूट दे दिया, वो छूट कहा जाएगा क्या? कैश डिस्काउंट यानी रोकड़ बट्टा। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे 450 लिखा हुआ, लेकिन यह किताब इतने की आती नहीं, उससे कम प्राइस में आती है। आगे चलिए, कहा गया है कि रोकड़ बट्टा या कटौती का उद्देश्य ग्राहकों को समय से पूर्व भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। क्योंकि मान लीजिए हमको मालूम है कि मैं जा करके पहले पैसा दे दूंगा तो कुछ न कुछ मुझे छूट मिल जाएगा, तो क्या करूंगा, मैं जल्दी से जाके पैसे जमा कर दूंगा और मुझे छूट मिल जाएगा। इससे जो भी बिजनेसमैन होता है उसका पैसा मार्केट में फंसता नहीं है और बिजनेस का कैश फ्लो बना रहता है, वर्किंग कैपिटल बनी रहती है। ठीक है, इसका लेखा पुस्तकों में उल्लेख किया जाता है और इसकी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा तो व्यापारिक बट्टे की अकाउंटिंग नहीं की जाती है। आप लोग जब जर्नल एंट्री सॉल्व करोगे, मैंने जो आपको बताया हुआ है, तो उसमें हमने व्यापारिक बट्टे को कंसिडर नहीं किया हुआ है। और संयोग की बात है कि जर्नल एंट्रीज के सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी को करके दे दिए हुए हैं, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर दोनों के बारे में विस्तार से अंतर बताया गया। इसको हम लोग अगली वीडियो में सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर आगे पॉइंट पे चलेंगे तो कहा गया स्कंद या रहती यानी स्टॉक। व्यापार में किसी भी समय बिना बिका हुआ माल जो गोदाम या दुकान में पड़ा हुआ है उसे स्कंद या रहतिया कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, जो हमारे पास दुकान में या गोडाउन में माल पड़ा हुआ है वही क्या है? स्कंद है, स्टॉक है, रहतिया है। यह 3 प्रकार का होता है: कच्चे माल का स्कंद, अर्धनिर्मित माल का स्कंद और निर्मित माल का स्कंद। यानी कच्चा माल जिसको मैं अभी लेके आया हूँ बनाने के लिए, जैसे चीनी के मिल के लिए गन्ना, ठीक है ना। अर्धनिर्मित माल मतलब मान लीजिए उस गन्ने को पेर करके सीरा बना दिया हुआ है, ठीक है ना, या फिर उसको गन्ने को पेर करके उसका रस बना दिया हुआ, हो जाएगा अर्धनिर्मित माल या फिर स्कंद। और निर्मित माल यानी मैंने क्या कर दिया, उसका चीनी बना करके तैयार कर दिया। अब आइए आगे, प्रारंभिक स्कंद या प्रारंभिक धातिया क्या कहा जाता है उसको समझिएगा। जो यहाँ पे मैंने आपको स्कंद के बारे में बताया, यह स्कंद के 3 प्रकार हुए। क्या हुए? प्रकार हुए। यानी स्कंद को हम लोग 3 तरीके से समझ सकते हैं। पहला था कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, कच्चे माल को हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल। और हमारे पास अर्धनिर्मित को कहते हैं हम लोग WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, आप लोग लिख लीजिएगा। और हमारे पास जो फिनिश्ड गुड्स होता है उसको हम लोग कहते हैं निर्मित माल, ठीक है ना, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसको हम लोग कहेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसको हम लोग कहेंगे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है? मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया, आप लोग लिख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी मुझसे फिर से पूछिएगा। अगला है 20वां है प्रारंभिक स्कंद या प्रारंभिक रहती यानी ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। आप लोग ध्यान समझिएगा कि जब आप लोग बिजनेस चालू करते हो तो कुछ ना कुछ सामान खरीद के लेके आते हो। जब बिजनेस पहली बार स्टार्ट होता है उसको हम लोग तो परचेज कह देते हैं। लेकिन जब हम लोग अगले साल उसी बिजनेस को लेके जाएंगे तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो पिछले साल का सामान बचा हुआ उसको हम लोग कहेंगे ओपनिंग स्टॉक यानी प्रारंभिक रहतिया। वही कहा गया कि वर्ष के प्रथम दिन का शेष माल प्रारंभिक स्कंद या रहतिया कहलाता है। क्लियर है? मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं आप सभी को। मैंने 2024-25 में अपना बिजनेस चलाया, ठीक है ना, और 31 मार्च को मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया। आप सभी को मालूम होगा वित्तीय वर्ष के बारे में या फिर लेखांकन वर्ष के बारे में। अब मैं चला गया अगले साल। अगला साल मेरे पास से 1 अप्रैल
2025 से 31 मार्च 2026 तक जाएगा। तो मान लीजिए इस साल मेरे पास 2 लाख के सामान गुड्स बच गए हैं गोडाउन में, इसको मैंने बेचा ही नहीं है, बिके ही नहीं है। तो मैं जब अगले साल जाऊंगा 1 अप्रैल को, तो ये 2 लाख के सामान मेरे पास बचे रहेंगे। तो जो मेरे पास अगले साल अपीयर हो जाएंगे, दिखाई देंगे, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग कहेंगे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे जी? ओपनिंग स्टॉक, यानी आपकी बुक में लिखा हुआ हिंदी में प्रारंभिक रहतिया। ठीक है। और आगे जो मैं पिछले साल देख रहा हूं कि बच गया है, उसको हम लोग कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, यानी अंतिम स्कंद, अंतिम स्कंद या फिर अंतिम रहतिया। ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग समझ के चलोगे, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, देख लीजिए। अब आगे चलिए, तो अंतिम रहतिया के बारे में बात कर लेते हैं। 21वें के बारे में, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। वर्ष के अंतिम दिन का शेष माल अंतिम स्कंद या रहतिया कहलाता है, इसको मैंने बता दिया। अगला है जीवित स्कंद, इसकी भी बात की जाती है जनरल एंट्रीज में, यानी लाइव स्टॉक। व्यापार में संपत्ति की तरह प्रयुक्त पशु जैसे घोड़े, बैल इत्यादि इत्यादि जीवित स्कंद कहलाते हैं। नॉर्मल सी बात है इन्फॉर्मेशन के लिए। मृत स्कंद यानी डेड स्टॉक, व्यापार के संचालन में प्रयुक्त निर्जीव संपत्तियां मृत स्कंद कहलाती हैं, जैसे भवन, मशीनरी, फर्नीचर, बाट तराजू, यानी हमारे पास जो भी मेजरमेंट के उपकरण होते हैं उनकी बात की गई है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से तमाम तरह के कॉन्सेप्ट को समझे हैं आज। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो इनसे रिलेटेड तो आप लोग जरूर पूछिए, आपको सही प्रश्नों का आंसर मैं जरूर करूंगा। आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी आगे चल के तमाम तरह की बातों को करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।